सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ना जिस्मानी सेहत के साथ साथ जो हमारी ज़हनी सेहत है उसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है और हर दफ़ा कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में मेंटल और नफ्सियाती सेहत को ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दी जाती है, और अगर कोई ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल की शिकायत करता है ना तो उसे पागल कहना शुरू कर दिया जाता है। और हम सब किसी न किसी हद तक या किसी न किसी स्टेज पर ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते ही हैं, और जिनका बरवक्त इलाज ना होने की वजह से दूसरी ख़तरनाक बीमारियां भी जन्म लेना शुरू कर देती हैं। तो डिप्रेशन और एंजाइटी अब घर घर का मसला बन चुकी है। और एक हालिया तिब्बी तहकीक के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान में ज़हनी अमराज में मेंटल डिसऑर्डर की जो शरह है वो 12.7% है, जिसमें डिप्रेशन की शरह 3.23% और एंजाइटी की शरह 3.17% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। तो पाकिस्तान में ज़हनी अमराज में इतनी तेज़ी से इजाफा क्यों हो रहा है, इनकी वजूहात क्या हैं, और अब इन बीमारियों का इलाज और जो बचाव है वो कैसे मुमकिन बनाए जा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर हुमा असलम हैं। डॉक्टर हुमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हुमा, इस वक्त जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी हर घर का मसला बन चुका है, कोई छोटा हो बड़ा हो हर कोई इससे दो चार है, तो हमें बताइए पहले कि इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है एंजाइटी और डिप्रेशन में, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं अगर वो इस मसले से दो चार हैं तो उनको पता चल जाए कि वो किसकी तरफ ज़्यादा है मसला। डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों नफ्सियाती मसाइल हैं, और अभी आपने बात की कि ये पाकिस्तान में इनके स्टैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ डिप्रेशन एंजाइटी पे बात की जाए तो 34% लोग डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं, जिसमें 66% ख़वातीन और 33% मर्द हैं। मतलब 34% का मतलब है कि हर 100 में से 34 अफराद डिप्रेशन या एंजाइटी के मसले का शिकार हैं। तो इतना सिग्निफिकेंट रेशो है ये। अगर बात की जाए कि डिप्रेशन और एंजाइटी में बुनियादी फ़र्क क्या है, तो डिप्रेशन बेसिकली हम इसे उदासी की बीमारी उर्दू में कह सकते हैं। इसमें जो एक की सिम्टम होता है वो उदासी होती है, और ये नॉर्मल उदासी से डिफरेंट होती है। हम सब कभी ना कभी उदास होते हैं, खुदा न ख्वास्ता फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए उदासी हो जाती है, कोई एग्ज़ाम फेल कर दिया उदासी हो जाती है, लेकिन वो उदासी कुछ देर रहती है। दोस्त आ जाए मिलने या हम कोई टीवी पे अच्छा प्रोग्राम लग जाए तो हमारा मूड बेहतर हो जाता है। पर डिप्रेशन की उदासी एक तो बहुत शदीद होती है, एक ये परसिस्टेंट होती है। ये कुछ भी इवेंट्स हो जाएं, कुछ भी दिल बहलाने वाली आपके आसपास इवेंट्स हो रहे हो, आपका मूड नहीं बेहतर होता, फिर किसी काम में दिल नहीं लगता। ठीक है, छोटा सा काम करना भी एक बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। आप हर वक्त इतना फटीग्ड रहते हैं, जिससे एनर्जी बिल्कुल नहीं है। आप ड्रेन्ड रहते हैं। इसके साथ साथ नींद और भूख के मसाइल पैदा हो जाते हैं। नाउमीदी, मायूसी, अपना आप बेबस लगता है, ऐसा लगता है कोई आपको समझ नहीं सकता, अपना आप वर्थलेस लगता है, और सम टाइम एक्सट्रीम केसेस में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के ख्यालात भी आ सकते हैं। ये सिर्फ मेंटली नहीं आपको इफेक्ट करता, फिजिकली भी आपको इफेक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ अगर एंजाइटी की बात की जाए तो एंजाइटी खौफ की बीमारी है। उसमें डिप्रेशन में मेन चीज़ उदासी होती है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, नाउमीदी, मायूसी, ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंजाइटी खौफ की बीमारी है। खौफ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रास्ते में आप जा रहे हैं और कोई अचानक से कोई आपके लिए आपके से सामान छीनने के लिए आ जाता है, एक खौफजदा सिचुएशन पैदा हो जाती है। आपका बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी? आपको ठंडे पसीने आ सकते हैं, आपके हाथों में कपकपाहट हो सकती है, डिजीनेस, ड्राउजनेस हो सकती है, दिल तेज़ तेज़ धड़कता है, सांस लेने में मुश्किल आ सकती है। तो एंजाइटी में ज़्यादातर जिस्मानी अलामात आती हैं, और पीछे खौफ होता है, कोई ना कोई खौफ, मौत का खौफ हो सकता है, जनरल कोई भी खौफ हो सकता है। मतलब जनरलाइज एंजाइटी में तो हर टाइम ये लोग खौफ में रहते हैं। बच्चे बाहर गए हैं, खैरियत से वापस आ जाए, हस्बैंड काम पे गए हैं, वो ठीक से वापस आ जाएं, घर में मेहमान आ रहे हैं, पता नहीं मैं खाना कैसे बना सकूंगी। हर चीज़ का खौफ रहता है, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा खौफ रहता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, और उसकी वजह से जिस्मानी अलामात पैदा होती हैं। सो डिप्रेशन और एंजाइटी में मेन डिफरेंस क्या है कि डिप्रेशन उदासी की बीमारी है, और उसमें ज़्यादातर मूड सिम्टम्स हैं। आप लो फील कर रहे हैं, किसी काम में दिल नहीं लग रहा, नाउमीदी, मायूसी है। जबकि एंजाइटी में खौफ है और साथ में जिस्मानी अलामात हैं, हाथों में कपकपाहट, दिल का तेज़ तेज़ धड़कना, दिल की धड़कन खुद को सुनाई देना, सांस लेने में मुश्किल आना, साथ में चक्कर आना, और
पट्टों में खिंचाव, ये बहुत कंप्लेन करते हैं, गर्दन और शोल्डर के पट्टों में खिंचाव है, हेडेक है, ये सब जिस्मानी अलामात प्लस पीछे कोई खौफ है। वो मौत का खौफ हो सकता है, वो किसी प्यारे के खो जाने का खौफ हो सकता है, वो किसी बीमारी के हो जाने का खौफ हो सकता है, वो फ्यूचर का खौफ हो सकता है, वो फेलियर का खौफ हो सकता है, वो जनरल खौफ हो सकता है, डे टू डे लाइफ इवेंट्स का खौफ हो सकता है। एक्सेसिव खौफ प्लस जिस्मानी अलामात, एंजाइटी और मूड का लो होना, दिल ना लगना, हर चीज़ मनफी नज़र आना। डिप्रेशन को तो हम इस तरह कह सकते हैं कि आंखों के आगे एक पर्दा आ जाता है, एक काले रंग का, जिसमें कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। ठीक है, आपको इनको कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आती, इनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो फिर कौन सी स्टेज हमें बताइए कि हमें फिर उस स्टेज पर जाके हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? इन दोनों के हवाले से पूछ रही हूँ मैं। अगर तो क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसे मसाइल हैं जिसकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई तादाद में लोग सामने आ रहे हैं, तो इसमें एक इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। तो हमने सिवेरिटी पे देखना होता है। अगर आपका सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन आ रहा है, मतलब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस कम हो गई है, आप कोई काम पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपने छुट्टियाँ लेनी शुरू कर दी हैं, या आप उस तरह काम नहीं कर पा रहे जिस तरह आप पहले काम कर पा रहे थे। अगर हाउस वाइफ हैं तो अब आप बच्चों को निगलेक्ट कर रही हैं, हस्बैंड को निगलेक्ट कर रही हैं, उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रही। तो अगर आपका सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन शुरू हो जाता है, आप प्रॉपरली काम काज नहीं कर पाते जो आप रोज़मर्रा कर रहे थे, तो उस टाइम आपको डॉक्टर से, माहिर अमराज नफ्सियात से रजू करना चाहिए। मुझे बताइए, ओवर थिंकिंग करना ये कितनी बड़ी वजह बन सकती है एंजाइटी यहाँ पे, डिप्रेशन की? ओवर थिंकिंग एक मेन वजह है डिप्रेशन और एंजाइटी की। अच्छा, इसमें भी ओवर थिंकिंग दोनों की डिफरेंट होती है। ठीक है। अगर आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह पे उसने मुझे ये बात कही, मैंने उसको कोई वो वाली बात नहीं की, या मैंने उसको ये जवाब नहीं दिया, या मैं उस इंटरव्यू में ये बोल देती तो मेरी सिलेक्शन हो जाती, या मेरा एग्ज़ाम हो रहा था, वाइवा हो रहा था, तो मुझे ये इस सवाल का ये जवाब देना चाहिए था। अब इस बारे में वो इतना सोचते रहते हैं, ये पास्ट के इवेंट्स हैं। ठीक है, पास्ट के इवेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना आपको क्या करता है कि आपको गिल्ट होता है कि आपने ये क्यों किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, और गिल्ट आपको डिप्रेशन की तरफ लीड करता है। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे मैं जॉब पे जा रही हूँ, पता नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ कि नहीं, पता नहीं बॉस मेरे से खुश होंगे कि नहीं, मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए, अगर जॉब से निकाल दिया गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मतलब ओवर थिंकिंग और फ्यूचर के इवेंट्स को लेकर जो कि अभी हुए नहीं है, तो वो एंजाइटी की तरफ लीड करता है। ठीक है। तो ओवर थिंकिंग अगर पास्ट को लेके है, ओवर थिंकिंग नॉर्मली नेगेटिव थिंकिंग होती है, और इसमें एक चेन ऑफ थॉट चलता है। एक थॉट आती है, उसके बाद उस पर आप मज़ीद सोचते हैं, उस पर सोचते हैं, उस पर सोचते हैं, और ये ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको फ्यूचर के इवेंट की और पास्ट के इवेंट की मिसाल दी, तो अगर पास्ट के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं आप एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने देखना है। तो फिर कैसे हम कम कर सकते हैं? अगर डिप्रेशन के जो लोग शिकार हैं तो वो कैसी चीज़ें करें जिसकी वजह से वो नॉर्मल हो सकें, जल्द से जल्द अपनी लाइफ में वापस आ सकें और इससे छुटकारा हासिल कर सकें? ओवर थिंकिंग को हमने कम करना है। अब ओवर थिंकिंग को कैसे कम करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं सोचने के लिए। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे तो माइंड आपको ड्रैग करेगा डिफरेंट डायरेक्शंस में। बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं एक ही साथ। तो उसमें एक चीज़ होती है माइंडफुलनेस। उसको कहते हैं कि आपने प्रेजेंट में रहना है। मतलब हम लोग नॉर्मली जैसे हम लोग बैठे भी होते हैं, हम लोग बात भी कर रहे होते हैं, हमारा माइंड कहीं और होता है। तो हम प्रेजेंट में नहीं रहते, हम या पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। सो बी इन प्रेजेंट। और प्रेजेंट में कैसे रहा जा सकता है? आपको अल्लाह ताला ने जो 5 सेंसेस दिए हैं, जैसे आपकी दिखने की सेंस है, सुनने की सेंस है, सूंघने की सेंस है, टच करने की सेंस है, इन सब सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए आप प्रेजेंट में रह सकते हैं। और उसका क्या तरीका है? आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी सारी कॉन्सेंट्रेशन उस पर दें। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं, आपने पहले देखना है कि खाना किस तरह का है, ठीक है, फिर उसकी स्मेल करना है, उसको स्मेल को फील करना है, फिर उसका टेक्सचर, आप जब टच करें तो आपने उसका टेक्सचर फील करना है, फिर जब आप उसको मुंह में लेके जाएं तो वो आपने उसका टेस्ट लेना है। तो आपने पूरी 5 सेंसेस से आप एक खाने का इवेंट बहुत इंजॉय कर सकते हैं। हालांकि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा माइंड कभी भी खाने पे नहीं होता, और अक्सर हमें ये भी नहीं पता होता हमने खाया क्या है। तो इतना कंसंट्रेशन से आपने खाना है। या आप किसी जगह हैं, किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, अब आपने
क्या करना है, आपने ये देखना है उसने कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं, आपने देखना है उसकी वो बात क्या कर रहा है, उससे स्मेल कैसी आ रही है, आपको क्या परफ्यूम की स्मेल आ रही है। मतलब आपने अपनी 5 सेंसेस यूटिलाइज करते हुए प्रेजेंट में रहना है। आप किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं, फुली एंगेज होकर उसके साथ खेलिए, उसकी बातों को जवाब दीजिए। और हमारे मज़हब में तो कंसंट्रेशन या प्रेजेंट में रहने के लिए सबसे बेहतर चीज़ नमाज है। अगर आप नमाज पूरी कंसंट्रेशन से, उसमें भी आपने सारी सेंसेस यूटिलाइज करते हुए उस मोमेंट में रहना होता है, तो उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें तो इससे आप प्रेजेंट में रह सकते हैं।